ये क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का अगला चैप्टर है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जजमेंट सीट यानी न्याय करने वाला सिंहासन और महाराज विक्रमादित्य का। इस पाठ के बारे में पहले मैं इंट्रोडक्शन बता दूं, फिर इसको शुरुआत करता हूं। विक्रमादित्य बहुत ही महान सम्राट हुए इस देश के। उज्जैन मध्य प्रदेश में है नगरी, वहीं। और इनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोगों ने बताई नहीं, हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया। इसमें थोड़ा सा प्रारंभ में जो पहला पैराग्राफ है उसमें इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा। बड़े गुणी व्यक्ति थे, विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। और जो इसकी राइटर हैं उनका नाम है सिस्टर निवेदिता। इनका मूल नाम कुछ और है। ये एक अंग्रेज़ महिला थी। जब स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका वगैरह में, उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये इतना प्रभावित हो गई विवेकानंद जी से कि ये भारत आ गई और यहाँ इस देश में इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और देशवासियों की बड़ी सेवा की। तो इनको सिस्टर निवेदिता नाम विवेकानंद जी ने दिया था। बंगाल में ये रहीं, बेलूर मठ में। इनका असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। इन कहानी में होता यह है कि पाठ के नाम से समझ सकते हो कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी महाराज विक्रमादित्य के न्याय वाले सिंहासन पे बात होगी। तो जब इनके ख़त्म हो गया राज्य, तो इनके महल टूट गए और किले वगैरह टूट गए, सब खंडहर हो गया। तो वो जंगल टाइप का हो गया, चारागाह टाइप का। बच्चे ले जाते वहाँ जानवर चराते, गैया वगैरह। उस समय लोग ऐसा किया करते थे। तो वहाँ जजमेंट सीट मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और उस पर बच्चे खेल खेल में ही खेलते हैं। तो एक बच्चा उसमें जज बन जाता है, जज बन के खेलता है। खेल बच्चे आविष्कार कर लेते हैं अलग अलग प्रकार के। तो जज बनता, कहता तुम लोग अपने मुकदमे लाओ, मैं फैसला सुनाऊंगा। तो उस पर बैठने के बाद उसके अंदर महाराज विक्रमादित्य की आत्मा आ जाती और वो बहुत ही सटीक फैसले सुनाता। धीरे धीरे उसकी चर्चा फैल गई दूर तक गाँव में। तो लोग अपने असली फैसले लाने लगे, फिर बड़े कठिन कठिन फैसले वो सुलझाने लगा और बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो राजा तक बात गई, उस समय जो राजा था। तो सभी लोग जानते थे कि भाई विक्रमादित्य इतने महान राजा थे, इतने महान न्यायी थे, इतने बड़े न्यायाधीश थे। तो उसने कहा चलो भाई खोद के निकाल लो सिंहासन, और उस पर मैं बैठ के सुनूंगा मुकदमे, मैं राजा हूँ तो मैं सही फैसले दे पाऊँगा। फिर वो वही निकाल लेता है, वहाँ से सिंहासन मिल जाता है मिट्टी के अंदर से। और फिर वो सिंहासन कैसे अदृश्य होता है उसी की कहानी है, तो उसको भी नहीं बताऊँगा पूरी, तुम लोग पूरी कहानी पढ़ो। तो अब शुरुआत करते हैं अब चैप्टर। We are all familiar with the name of Vikramaditya. His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin to him. Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. There is one thing certain about him, however: he loved justice and learning. He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. It is said that he was the greatest judge in history. वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, हम सभी ने उनका नाम सुन रखा है। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में उनका जो रेन रहा, जो शासनकाल रहा, वो एक लैंडमार्क है, अपना विशेष स्थान रखता है। लैंडमार्क वैसे मील के पत्थर को कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ यहाँ जाना, इतनी दूर जाना है। सड़कों के किनारे लगा रहता है या कोई ऐसा निशान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका जो कार्यकाल था, जो उनका राज्य का समय था, वो पूरे इतिहास में एक लैंडमार्क है, यानी एक प्रमुख स्थान रखता है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। और विक्रम संवत की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। विक्रम संवत जो कैलेंडर हमारा हिंदू धर्म का होता है, जिससे सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, ये है बड़ा साइंटिफिक कैलेंडर है। जब पूरी दुनिया में किसी को ये नहीं पता था पृथ्वी गोल है, हम लोगों को पता था, हमारे ऋषियों मुनियों को पता था। कई लोग तो अब भी मानते हैं कि धरती चपटी है। अभी भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं। लोगों को अब भी कई लोगों को लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूम रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था। इसमें विक्रम संवत का तुम पंचांग उठा के देखोगे, तुम्हें सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रग्रहण, त्यौहार सब पहले से लिख के रखा है। तो कितने जानकार लोग थे। तो विक्रम संवत इन्होंने ही चलाया था।
कई कैलेंडर्स हैं हमारे भारत में, कनिष्क में, कुषाण युग में भी कैलेंडर बना था। हम लोग जो कैलेंडर अभी फॉलो करते हैं, जैसे 2020 चल रहा है ना, ये ईसाई कैलेंडर है, अंग्रेज़ों का कैलेंडर। ईसा मसीह जब से जन्म लिए तब से ये कैलेंडर चल रहा है, तो 2020 चल रहा है, यानी ईसा मसीह को जन्म लिए 2020वां साल। इसी तरह मुसलमानों का भी कैलेंडर अलग से है, तो उनका जो वो पैगंबर का जन्म हुआ था वो ईसा मसीह के भी 573 साल के बाद हुआ था, तब कैलेंडर शुरू होता है, तो और बाद का कैलेंडर है। हमारा कैलेंडर सबसे पुराना है पूरे वर्ल्ड में, ओल्डेस्ट कैलेंडर है। खैर, तो ये उनकी उत्पत्ति यहीं से है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, हालांकि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट, ये बड़ा विचित्र है, वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से हम बहुत कम जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके बारे में एक बात निश्चित है, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि उन्हें न्याय और ज्ञान दोनों से बड़ा प्रेम था, यानी वो न्याय से और ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को सटीक न्याय देते थे, एकदम उच्च कोटि का सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया सटीक न्याय। एंड गैदर लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने कोर्ट में, अपने दरबार में लर्नड मैन, विद्वानों को एकत्रित करते थे, रत्न को रखते थे, अच्छे अच्छे लोगों को अपने दरबार में रखते थे। जो आदमी जैसा होता है वैसे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा रखता है। तुम लोग भी देखोगे हर तरीके के लड़कों की ग्रुप अलग अलग होता है, पढ़ने वाले लड़कों के ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे, लड़ाई करने वाले ग्रुप में लड़ाई करने वाले बच्चे, होता ही है। गांव में देखोगे अपने तुम लोग तो नशेड़ियों का ग्रुप अलग होता है ना, वो शाम को बैठ के बीड़ी सुरती करते रहें, मांग खाते रहें। तो हर व्यक्ति जो जैसी सोच का होता है वैसा उसका ग्रुप होता है। अगर बहुत पढ़ने लिखने वाला विचारवान व्यक्ति है, उसको अपने संगत के लोग नहीं मिलेंगे तो किसी से नहीं बोलेगा, अकेले बैठेगा, पेड़ पौधा ही देखेगा, पढ़ेगा लिखेगा। तो ये देखो विक्रमादित्य जी इस तरह के व्यक्ति थे। दरबार में इन्होंने रत्नों को रखने की, यानी अच्छे लोगों को रखने की परंपरा शुरू की थी। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ये कहा जाता है कि पूरे इतिहास में वो सबसे महान जज हुए, महान न्यायाधीश हुए, सबसे महान न्यायी हुए। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, nor did he ever punish the wrong man. The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. And so, in India after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, "Ah, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya." Vikramaditya was never deceived. वो कभी धोखा नहीं खाते थे, उन्हें कभी धोखा नहीं होता था। कब नहीं धोखा होता? जब फैसला करने की बात आती है ना, अक्सर मुश्किल हो जाता है पता करना कौन सही कौन गलत। आज भी देखो तुम लोग तो फैसले गलत हो जाते हैं, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी आगे, लेकिन वो कभी धोखा नहीं खाते। नॉर डिड ही एवर पनिश रॉन्ग मैन, न ही कभी उन्होंने किसी गलत आदमी को दंड दिया। द गिल्टी ट्रैम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, अपराधी कांपने लगते थे जब उनके सामने आ जाता था। क्यों? they knew that his eyes would look straight into their guilt, क्योंकि अपराधी जान जाते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। अपराध जो किया उनके मन में कहीं ना कहीं तो छिपा है, वो बोले या ना बोले, लेकिन अपराधी इसलिए उनके सामने आके कांपने लगते थे, उन्हें पता था कि ये इनको ज्ञान है इतना अच्छा कि ये सीधे अपराध को देख लेंगे। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और ऐसे लोग जो बहुत कठिन कठिन समस्याओं को लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट हो जाते थे, बाय द वे ही सॉल्व देम, इस तरह से उसको वो हल करते थे कि दोनों पक्ष संतुष्ट होते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, उनके बाद भारत में, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब किसी न्यायाधीश ने अपने न्याय को बहुत अच्छी तरह से सुनाया, बहुत अच्छा फैसला सुना दिया, तो इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उस न्यायाधीश के बारे में कहा जाता था, आह ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। लोग प्रसन्न होकर प्रशंसा में कहते, वाह वाह, वो अवश्य ही न्यायाधीश वाले सिंहासन पे, विक्रमादित्य वाले सिंहासन पे बैठ के फैसला सुनाया, क्योंकि इतना अच्छा फैसला सुना दिया। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? परहैप्स नॉट, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड। तो यहाँ जो राइटर हैं सिस्टर निवेदिता, वो क्वेश्चन पूछती हैं, हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य की जजमेंट सीट देखी, न्याय वाला सिंहासन देखा? परहैप्स नॉट,
संभवतः नहीं देखा। बिकॉज द जजमेंट सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब जजमेंट सीट का अस्तित्व ही नहीं है, अब जजमेंट सीट कहीं है ही नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, और मैं तुम लोगों को या आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि ये कैसे अदृश्य हुआ, ये कैसे गायब हुआ। जजमेंट सीट तो कभी रही होगी ना जब विक्रमादित्य रहे होंगे, तो ये कैसे ये सीट, ये सिंहासन उनका न्याय वाला गायब हुआ, अदृश्य हुआ, ये मैं बताने जा रही हूँ। After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain, in due course of time, forgot him. His palace and his forces were ruined. The heaped up ruins, having been covered with grass, dust, and trees, were turned into a pasture land for feeding the cattle. The village people used to send their cows out to these pastures to graze. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather round him, and together they would turn homewards. बताते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, द पीपल ऑफ उज्जैन फॉगॉट हिम, उज्जैन के लोगों ने उन्हें भुला दिया। समय बीता, कई साल बीते होंगे, 10 साल, सैकड़ों साल, तो लोग धीरे धीरे विक्रमादित्य को भूल गए, और उनके जो पैलेस थे, जो महल थे, फोर्ट्रेस यानी किले वगैरह, ये सब रुइंड, बर्बाद हो गए, खंडहर हो गए। जब नहीं कोई रहता है, देखभाल ना हो लंबे समय में, सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में, खंडहर हो गए सब। The heaped up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture land for feeding the cattle. तो heaped up ruins, जहाँ तहाँ ये खंडहरों के ढेर लगे हुए थे, तो ये लंबे समय तक पड़े रहे, तो ढक गए, किससे? धूल से, मिट्टी से और घास फूस से। और इस तरह से ढक जाने के कारण ये पूरा खंडहर, ये पूरा उनका क्षेत्र जहाँ किला और महल हुआ करता था, ये पास्चर लैंड हो गया, चारागाह हो गया, जहाँ कैटल, यानी कैटल वैसे पशुओं को कहते हैं जिन्हें हम पालते हैं दूध, ऊन या मांस के लिए, तो ये पालतू पशुओं को चरने की वो जगह हो गई। स्पेशली यहाँ गायों की बात हो रही, क्योंकि उस समय हमारे देश में लोग गाय को बहुत ज़्यादा पालते थे। और जो ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी तो ये भी हम देखेंगे कि उस समय गायों को चराने का प्रचलन था, ग्रेज कराना। अब तो हम बांध के खिलाते हैं क्योंकि जगह नहीं रह गई चराने की। हर गांव में चारागाह की भूमि हुआ करती है, अब भी होगी कागज़ पे, लेकिन दबंगों ने या दुष्टों ने ज़्यादातर कब्जा कर लिया है। पहले चारागाह या गोचर भूमि छूटी रहती थी, लोग गायों को चराने जाते थे। महाभारत में तुमने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण दिन भर गैया चराते थे, सारे बच्चे चराते थे। और इतना ही नहीं, वो चराने में बच्चों को बड़ा आनंद आता था, क्योंकि पूरे दिन भर खेलते थे। अभी इसमें आगे वो बात आएगी। तो वो चराने वाली जगह बन गई थी। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, ग्रेज यानी चरने के लिए। गांव के लोग गायों को बाहर भेज देते थे यहाँ चरने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, बिल्कुल सुबह होते ही, अर्थात भोर में ही। वो भजन भी तुम लोग सुने होगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कितना सुंदर भजन है। और उसमें यही कहते हैं ना, भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहि पठायो। भोर होते हैं तो पठा देते हो, भेज देते हो भाई गैया चराने। तो वहाँ भी देखो, अर्ली इन दी मॉर्निंग, शेफर्ड बॉयज चरवाहे बच्चे जो गैया चराते थे। उसी शेफर्ड से बना है गडरिया, जिसको हम कहते हैं कि गडरिया का अर्थ हमारे यहाँ जाति से, वो अंग्रेजी शेफर्ड से नहीं लेना देना, मतलब जो भी जानवर चराता है वो शेफर्ड है। इस शेफर्ड का मतलब इन मत समझना केवल भेड़ बकरी चराने वाला, गाय भैंस कोई चरा, शेफर्ड। तो शेफर्ड बॉयज़ की केयर में भेज देते। एंड वुड नॉट रिटर्न, नहीं लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, शाम जब काफ़ी ढलने लगती थी तब लौटते थे, यानी पूरा दिन वहीं रहना था। वो खाना चबेना जो भी घर में उपलब्ध था दे के भेज दिया जाता था। सुबह सुबह सब दूध वूध मिले, अब की तरह थोड़ी था भाई कि दूध देखने को ना मिले, शुद्ध दूध देखने को नहीं मिलता भाई साहब, ये हालत है। तो सुबह अपना दूध मलाई उपलब्ध होती थी घर में, लोग खा के चल गया। बासी रोटी जो भी रहती होगी, पहले तुम लोगों के पिताजी वगैरह भी चराए होंगे, अब समय ख़त्म हो रहा है। और जब व्हेन इट इज़ टाइम टू रिटर्न, लौटने का समय होता, अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, पास्चर के एज पे यानी किनारे पे खड़ा होकर कॉल आउट, जोर से पुकारता था। एक चरवाहा लड़का जोर से पुकारे जब लौटने का समय होता,
and all the cattle along with their cowherds would gather round him. तो सारे पशु और सारे चरवाहे सब उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते, and together they would turn homewards, और एक साथ घर की ओर लौटते। एक साथ क्यों लौटते थे भाई? साथ में जाते थे? ऐसा नहीं संभव, सबका घर अलग अलग होगा, एक साथ तो नहीं जाते होंगे, आगे पीछे आते लौटते सब साथ थे। क्यों? सोचोगे नहीं तुम लोग बिल्कुल। अरे यार, जंगली जानवरों का डर वर रहता था, बछड़े उछड़े को मार दे, गैया मार दे, शेर बाघ भालू चीते भेड़िए रहते होंगे, एक साथ आने पर सुरक्षा रहती है भाई। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर लिया करो, क्या करोगे? इतना बड़ा लोड रखे हुए यहाँ, सिर ऊपर शरीर पे बोझा है, थोड़ा सोचा करो, कॉमन सी बात है, और क्या कारण था? Such was the life of the shepherd boys in the villages about Ujjain. There were many of them, and in the long days on the pastures they had plenty of time for fun. One day they found a playground, and how delightful it was! The ground under the trees was rough and uneven. Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was a green mound which looked very much like a judge's seat. Such was the life of the shepherd boys in the villages about Ujjain. उज्जैन के आसपास, उज्जैन नगरी के आसपास। उज्जैन नगरी बड़ी प्राचीन नगरी है, कहाँ है कोई बता सकता? हाँ, जयपुर है? हाँ, नहीं बेटा, जयपुर तो राजस्थान, वो दूसरी चीज़ हो गई। उज्जैन यही मध्य प्रदेश में है, महाकाल की नगरी है, मध्य प्रदेश में है, अब भी है उज्जैन, शक्तिपीठ है, महाकाल मंदिर, बड़ी प्राचीन नगरी है, पौराणिक नगरी है, इसका वर्णन मिलता है। जैसे काशी बड़ी प्राचीन नगरी है, विश्व में प्राचीनतम नगरी काशी, वैसे प्रयाग, तो उज्जैन भी। तो उज्जैन के आसपास के गांव में हर बच्चे का जीवन यही था, यानी सुबह उठ के चले जाना, शाम को लौटना, दिन भर गैया चरा। होता क्या था? देयर वर मेनी ऑफ देम, पहली बात तो ये लड़के बहुत ज़्यादा थे, एंड लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, तो पूरे लंबे लंबे दिन भर उनको वहाँ चारागाह में रहना होता था, तो दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास ढेर सारा समय होता था। किस लिए? फन। फन यानी मज़ा, आनंद लेने के लिए, खेलने कूदने के लिए दिन भर का समय होता था। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, और एक दिन चराते चराते थोड़ा इधर उधर गए होंगे और अंदर, तो वहाँ पे उनको एक प्ले ग्राउंड मिला, एक खेलने का मैदान जैसा मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और ये कितना प्रसन्नतादायक था, कितना सुंदर था, कितना आकर्षक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वर रफ एंड अनइवन, पेड़ों के नीचे की जो भूमि थी रफ थी, खुरदरी, अनइवन ऊंची नीची, उबड़ खाबड़ भूमि थी। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थरों के एंड्स यानी अंतिम सिरे पीप्ड आउट माने झांक रहे थे। बड़े पत्थर मिट्टी में गड़े रहते हैं, थोड़े से उभरे नहीं रहते, कहीं कहीं तुम लोगों ने देखा है, अक्सर ठोकर लगती उन्हीं से, तो ऐसी स्थिति वहाँ थी। एंड इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रेट माउंड विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, फिर ये पत्थर कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर ऐसे झांक रहे थे, और उसके बीच में एक ग्रीन माउंड था। ग्रीन माउंड ढूहा, टीला टाइप का, थोड़ा ऊंची जगह, एक हरा भरा। हरा भरा क्यों भाई? घास वास उस पर छोटे मोटे पौधे उगे होंगे। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, वो देखने में एकदम लगभग जज के सीट की तरह दिखता था, जज के सिंहासन की तरह दिख रहा था। At least one of the boys thought so and seated himself on it. I say, boys, he cried, I'll be the judge, and you can bring all your cases before me, and we will have trials. Then he strengthened his face and became very grave to act the part of a judge. At least one of the boys thought so. कम से कम एक लड़का तो ऐसा सोचा कि भाई ये जज का सिंहासन जैसा ही लग रहा है, और he seated himself on it, जाके उसी पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, Boys, I'll be the judge and you can bring all your cases before me. मैं जज बनूंगा और तुम लोग अपने अपने सारे मामले मुकदमे मेरे पास ले आओ, and we will have trials. ट्रायल्स यानी मुकदमा चलाना, और हम लोग मुकदमा चलाने वाला खेल खेलेंगे। बच्चे इस तरह नए नए खेलों का आविष्कार कर लेते हैं। तुम लोग भी ऐसे खेले होगे बचपन में, अब तो तुम लोग उतना नहीं खेल पाते हो, समय ही नहीं, सब कुछ बदल गया, अब मोबाइल आ गया। हम लोग तो बचपन में खेले हैं यार, कुछ भी मिल जाए, पत्ता मिल जाए, डंडा मिल जाए, खेल लेते थे। गरीबों के बच्चे अब भी ऐसे खेल लेते हैं गांव में। दिवाली बीते ना,
तो हम लोग दिया इकट्ठा कर लेते थे मिट्टी का, मिट्टी के दिए से हम लोग कई दिन तो दुकानदार बने, तराजू राजू बना लेते थे उससे छेद वेद करके। पता नहीं तुम खेला ऐसा? हाँ, तो यही सब आनंद बचपन में ऐसे होता है, समय मिला बच्चे खेल बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ। अब बड़े परिवारों के बच्चे तो खेलना भी नहीं जानते, वो महंगे महंगे खिलौने वही 1000-2000 वाला, माँ इसको देखो सजा के, सजा देंगे मम्मी पापा, हाँ सजा, देखते रहें बेचारे, देंगे तो तोड़ देगा, तो कहाँ खेल पाते हैं। इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा भावनात्मक विकास अच्छा नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा वो जीवन संघर्ष में सफल नहीं हो पाते। खेल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर क्या हुआ, इतनी बातें तय हो गई तो ही स्ट्रेंथेंड हिज फेस, स्ट्रेंथेंड मतलब बिल्कुल सीधा कर लिया चेहरा, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, ग्रेव यानी एकदम गंभीर, धीर गंभीर बन गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज, क्योंकि अब उसको एक जज की भूमिका निभानी थी, जज का रोल करना था। तो जज कैसा होता है, बहुत सीरियस होता है, बहुत धीर गंभीर होता है, तो ऐसा वो बच्चा अपने आप को तुरंत बना लिया। ठीक है। Others saw the fun at once, and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle their dispute. Others saw the fun at once. दूसरे बच्चों ने भी तुरंत देखा कि इसमें बड़ा मज़ा है। सारे बच्चों ने समझा हाँ बहुत मज़ेदार, फन यानी आनंद है। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, आपस में खुसुर फुसुर करके, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, जल्दी से कोई ना कोई झगड़ा चुन लिया, मतलब बनावटी झगड़ा, खुसुर फुसुर करके झगड़ा बना लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने आ गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर ग्रुप अपना अपना मुकदमा, अपना अपना मामला स्टेटेड यानी सुनाता। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर, एक ग्रुप कहता नहीं वो वाला खेत हमारा है। अदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट, दूसरा कहता नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और सभी लोग चाहते थे कि वो इस विवाद को सेटल करे, इसका हल निकाले, इसका फैसला करे। इस तरह यानी खेल खेल में बच्चे झूठ मूठ का मुकदमा बना बना के उसके सामने आना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं हम लोग, फिर अगली क्लास में